नमस्कार। दृष्टि टीचिंग एग्जाम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुराग सोनकिया आपके सामने एक इतिहास पर कोर्स लेके उपस्थित हुआ हूँ। यूजीसी नेट थ्रू 100+ PYQs जो इतिहास विषय से हम लोग के संबंधित रहेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो एक तरह से परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर, परीक्षा के तरीकों को ध्यान में रखकर, ये एक तरह से आपको सहज करने की प्रक्रिया के तहत इसको लीजिएगा, है ना। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि इस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, बेसिकली होता क्या है कि तैयारी शुरू करते समय होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा विचार विषय पर करने लग जाते हैं, है ना। इतिहास को अब इतिहास से देना है तो इतिहास को इधर से उधर से पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना, बेतरतीब, है ना, कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है। सिस्टम ना होने का जो कारण है ना, वो इसीलिए है कि जब हम लोग यूं ही इतिहास को कि हमें परीक्षा देनी है ना, और परीक्षा इतिहास की है, हमें इतिहास पढ़ना है, तो अगर विदाउट प्लानिंग, विदाउट सिस्टम, विदाउट होमवर्क आप कोई भी काम करेंगे तो आप भी इस बात से सहमत होंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ जाएगा। और बहुत ज़्यादा लेबर करने के उपरांत मिल क्या रहा, क्या परिणाम पक्ष में आ पा रहा है। तो एक तरह का ऐसा माहौल दिमाग में बनने लग जाता है धीमे धीमे कि आप पढ़े तो थे, तो हुआ क्यों नहीं। बार बार ये बात मन में फोर्सफुली आती है कि हम पढ़े तो बहुत, हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की, मेहनत के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं आया। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। इसमें जो हम लोग डील करेंगे बेसिकली उसको समझ लीजिए। इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए दो चीजें किसी भी परीक्षा को देने के पहले बेहद आवश्यक होती हैं। पहला कि पाठ्यक्रम की एक बेहतर समझ हमारे भीतर होनी चाहिए कि वो पाठ्यक्रम हमसे चाहता क्या है। जब तक हम पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ये बताइए आप ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि ये अमुक पुस्तक इतिहास की है और इसमें 15 चैप्टर हैं मान लीजिए, तो आप ये निर्णय क्यों ले लेते हैं कि वो 15 के 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उसमें 3 चैप्टर ही ऐसे हों उस पुस्तक में, पूरी पुस्तक में, जो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड हों, बाकी रिलेटेड ही ना हो। क्या कर लेंगे फिर आप। एक सामान्य सी बात है, इसको जरा सोच के देखिए, है ना। मान लीजिए फिर आपने कोई दूसरी पुस्तक उठाई, अब उस पुस्तक में आपने पूरी पुस्तक पढ़ डाली, उसमें मान लीजिए 24 चैप्टर हैं। अब पता लगा 24 में 16 आपके सिलेबस के हैं, 8 है नहीं, आपने पढ़ पूरे लिए। भाई इतिहास पढ़ना है, इतिहास, है ना। ये कोई सॉरी, ये कोई तरीका नहीं है ना। हम लोग आपसी समझ से इसका हल निकाल सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा हल है कि ना घोड़ा दूर ना मैदान, है ना। भाई सिलेबस पाना आज के डिजिटल युग में किसी भी एग्जाम का, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आसानी से उपलब्ध है। हालांकि हम लोग तो बाकायदा सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, है ना, आपके पास तो यूं ही पहुंच जाएगा।
है ना, विदाउट एनी एफर्ट, है ना। तो जो पहला अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है वो है सिलेबस को लेकर एक अच्छी समझ आ जानी चाहिए। तो आज की जो कक्षा बेस्ड है वो इसी बात पर बेस है कि हम लोग सिलेबस से जरा दो दो हाथ कर लें, है ना, समझ लें। क्योंकि जब आप सिलेबस को समझ लेंगे, उसमें जिन बिंदुओं की चर्चा है ना, उसको देख लेंगे, तो आप फिर कोई पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से इस बात का निर्णय लेने में सफल हो जाएंगे, हाँ ठीक है, ये पुस्तक हमारे सामने है, इसमें ये चैप्टर हमारे काम के हैं, उनमें टिक लगा के पढ़ लिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि ऐसा आप कर तभी पाएंगे जब आप इस तरह से सोचेंगे, सिलेबस को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो ये पहली महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास पाठ्यक्रम की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात देखो, दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो अभी लिखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, अब देखो इसमें दो विचारधाराएं हैं, और दोनों ही ठीक है। ठीक है, आप इस कोर्स को बिफोर थॉरोली स्टडी जब आप इतिहास की करते हैं तो बिफोर कर सकते हैं और आफ्टर कर सकते हैं, है ना, PYQ। क्योंकि सही मायनों में अगर देखा जाए तो मैं आपको दोनों के प्लस बता देता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आप तैयारी करने के पहले PYQ कर लेते हैं, और वो भी पूरी गंभीरता के साथ में, है ना, ये मतलब कोई ऐसा नहीं कि हमें पढ़ना है बस, है ना, ये नहीं, PYQ पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि जब आप इतिहास को थॉरोली पढ़ने से पहले PYQ कर रहे हैं और अगर उसमें गंभीरता नहीं है तो फिर करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात शुरुआत में ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रत्येक शब्द जो बोला जा रहा है उसे आपको बेहद गंभीरता से लेना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, अगर आप तैयार थॉरोली हिस्ट्री पढ़ने से पहले पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है गंभीरता। आप 15 प्रश्न रोज कर रहे हैं, 20 प्रश्न रोज कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने बेहद ईमानदारी के साथ उन प्रश्नों को किया। और जब आप पूरे प्रश्नों को, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि इनकी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 1000, 1000, 1K। तो आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि ये मैराथन है, और इस मैराथन को अगर आप गंभीरता से लेकर चलते हैं तो यह तय बात है कि आप कई मामलों में आगे अपने आप को खड़ा पाएंगे। तो पढ़ने से पहले PYQ आपका माइंड मेकअप कर देते हैं कि जो कमीशन है वो प्रश्न कैसे पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, उसका पैटर्न क्या है, उसका एरिया क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, हमें कहां किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों पर कम फोकस करना है। सही बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपकी मतलब इतिहास को खोल के रख देते हैं। क्योंकि वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक उससे आप कोई ना कोई एक सेट पैटर्न बना लेते हैं, इसमें आप सफल हो जाते हैं कि ये पैटर्न है भाई, तो वो पैटर्न आपके दिमाग में आ जाता है।
इसमें जो एक बड़ा लाभ आपको मिलता है कि आपने पीवाईक्यू कर लिए, मान लीजिए इतिहास को पढ़ने से पहले, तो आप जब इतिहास को पढ़ते हैं, आप उससे गो थ्रू होते हैं, गुजरते हैं इतिहास से, पढ़ने वाला इतिहास, तो बीच बीच में आपको स्ट्राइक करता है कि देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो लाइनें आपको दिखने लग जाती हैं, समझ में आने लग जाती हैं कि अरे ये देखो ये क्वेश्चन आया था, आप तुरंत अंडरलाइन करेंगे, उसके आगे पीछे की चीज अपने आप महत्वपूर्ण हो जाएगी। नहीं, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन ये आप कर तभी पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने बेहद गंभीरता के साथ किया होगा। अब देखो वही बात आ गई गंभीरता वाली, क्योंकि अगर आपने बिना गंभीरता को नहीं अपनाया तो आप इतिहास को पढ़ते समय आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो लाइन हम पढ़ रहे हैं इस पर तो क्वेश्चन बन चुका है। तो ये बहुत बड़ा लाभ मिलता है अगर आप इतिहास को पढ़ने से पहले पीवाईक्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बात पर कि क्या पीवाईक्यू इतिहास को पूरा पढ़ने के बाद करना उचित रहता है? तो ये भी उचित है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। है ना, इसमें भी दो राय नहीं है। अब आप सोचो कि यहां आपको कहां लाभ मिलेगा, समझना। यहां आपको लाभ मिलेगा कि जब आप इतिहास को पढ़ रहे थे, आप सिलेबस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 10 यूनिट है ना, टोटल 10 यूनिट है। आपको पता भी होगा इसको 4 में डिवाइड कर रखा है, 3 3 3 और 1। ठीक है, तो जो पहला 3 है वो एंशियंट हिस्ट्री का है, दूसरा 3 जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री का है, तीसरा 3 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है ना, और ये इतिहास की समझ, इतिहास क्या है, कैसे है ना, पुरातत्व का मायने क्या होता है, मतलब वो इतिहास की पूरी समझ आपको दे देगा। इतिहास क्या है, कैसे इतिहास बनता है, तो 10वीं यूनिट उसको समर्पित है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसमें। रिसर्च को लेके आपको एक समझ दी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यूजीसी नेट की परीक्षा जब आप देते हैं तो जब लेक्चरशिप, बट ऑब्वियस है कि आप भविष्य में लेक्चरशिप के लिए जाएंगे तो उसमें पीएचडी भी करनी पड़ती है। मान लीजिए आप जेआरएफ हो गए, है ना, शुभकामनाएं आपकी, आपको अगर आप जेआरएफ हो जाते हैं तो आपको रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए पैसा मिलता है ना, तो आप किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं। तो कहने का आशय कि उसकी भी समझ आपको इस 10वें अध्याय में दी जाती है। तो इसमें बड़ा वेरियस एस्पेक्ट लेकर चीज़ें डिस्कस की गई हैं, अभी सिलेबस में हम दिखाएंगे आपको। तो जब आप इस पूरे सिलेबस से होके गुजरते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं,
तो फिर आप अपने आप को वैल्यू, है ना, आप अपने आप का मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस ईयर। क्योंकि कोचिंग के माध्यम से अगर आपको कोई कोच कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि आप उस व्यक्ति को सुन रहे होंगे, उसका कहना मान रहे होंगे। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं, है ना। और ये परीक्षा पर्याप्त मेहनत मांगती भी है। तो आप अपना मूल्यांकन करेंगे। तो ये जो कोर्स है इसे आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, और दोनों बार कर सकते हैं, दोनों तरह से दोनों कर सकते हैं, है ना। पहले भी कर लीजिए, बाद में भी कर लीजिए। प्रीवियस ईयर हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और बड़ा अच्छा सपोर्ट करेंगे। जब आप इस कोर्स से होकर गुजर रहे होंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो इतिहास के प्रति समझ है वो उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ना। आपका ग्राफ इस वे में चलेगा। ठीक है। तो कोर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोर्स को पढ़ने के लिए जो पाठ्यक्रम है देख लीजिए। यहां से देखो शुरुआत है ना। अब थोड़ा बहुत इसको रीड करने का प्रयास करिए, है ना। कम से कम ये वाली चीजें तो पढ़ ही लीजिए, है ना। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी अ, इतिहास को पढ़ा हो, है ना, तो भाई हम तो दोनों ही चीजें मानकर चलेंगे कि आपने अभी तैयारी नहीं की है या आप पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप प्रैक्टिस के लिए PYQ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव वे है। तो आप सिलेबस को थोड़ा समझिए, है ना। आइए समझते हैं धैर्यपूर्वक। तो पहली 3 यूनिट जो आपको दिखाई देंगी, है ना, पहले 3, है ना, वो आपको प्राचीन भारत पर दिखाई देंगी। 1 2 3, फिर 4 5 6 मेडवल, 7 8 9 मॉडर्न, और 10 हिस्ट्री को लेकर। स्रोत संबंधी वार्ता, है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। मुख्य बात है ये, है ना। तो पुरातात्विक स्रोत मेन होते हैं, साहित्यिक स्रोत मेन होते हैं। तो इसमें इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये समझ बड़े अच्छे से घर कर जाती है कि जब हम इतिहास को पढ़ रहे होते हैं तो हमें कैसे पता कि कोई घटनाक्रम घटा, हमें कैसे पता। आप अशोक के बारे में सुनते हैं, आप अलाउद्दीन के बारे में सुनते हैं, आप अकबर के बारे में सुनते हैं, आप अंग्रेजों के बारे में सुनते हैं। तो ये चीजें आप कैसे सुनते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इसको लिखने के पीछे आधार क्या है। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दो ही आधार हैं, है ना। पहला पुरातात्विक स्रोत, कि पुराने तत्व जो हम लोग को मिले हुए हैं, है ना, आपके सामने लिखा हुआ है कौन कौन से हैं पुराने तत्व। खुदाई होती है, अन्वेषण होती है, खोज होती है ना। तो इसमें आप बड़े अच्छे से पुरातात्विक स्रोतों
कि एक समझ अपने मन में विकसित कर लेते हैं। आपको ये बात देखो, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जब तक ठहराव के साथ, पेशेंस के साथ हम चीजों को नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उनसे लाभ लेना फिर हमारे लिए उतना कठिन हो जाता है। सही बात, सीधी बात। हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी गंभीरता के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक टफ टास्क है। आजकल की जो भौतिकवादी युग की स्थिति चल रही है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमारे सामने उपस्थित है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें मन को भटकाने वाली ढेर सारी चीजें उपस्थित हैं, है ना। उन मटेरियलिस्टिक चीजों को किनारे करके आप ये काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। किताब खोल के बैठे, मोबाइल बगल में रखा है, एक पेज भी नहीं पढ़ पाए, ट्रेन ट्रेन घंटी बजी, तुरंत अरे दोस्त है, हाँ भाई कहाँ आ जाओ टपरी पे। किताब बंद, पहुंच गए टपरी पे, बातें हो रही। बुरा वो भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कार्य बुरा है ना। एक बढ़िया काम है, एंजॉय एंजॉय करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़िए कि आपने जिस परीक्षा को चुना है वो शिक्षण कार्य से संबंधित है। और अगर शिक्षण कार्य से संबंधित है तो यह तय बात है कि एक शिक्षक के अंदर आप जो गंभीरता देखते हैं, बट ऑब्वियस है कि आप यूजी पीजी कर चुके होंगे या पीजी खत्म होने वाला होगा, है ना। आप डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, जस्ट कंप्लीट किया होगा, तो आपने वहां देखा ना टीचरों को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को, अपने अपने विषय में उन्हें महारत हासिल है। क्यों? क्योंकि इस दौर से जब वो गुजरे होंगे तो उन्होंने गंभीरता दिखाई होगी, और धीरे धीरे, और देखो एक बार अगर पढ़ने में मन लग गया है ना, इस बात को भी समझिए कि एक बार पढ़ाई का नहीं कहते हैं चस्का लग गया, लत लग गई पढ़ने की भाई, तो फिर बड़ा मजा आता है। और ये लगती तब है जब हमें चीजें समझ में आ रही हूं, ये नहीं कि हम केवल पुरातत्व और साहित्य कह के आगे बढ़ गए। ये तो पढ़ना हो गया। समझना क्या है कि पुरातत्व में क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है, उत्खनन क्या होता है ना, खोज क्या होता है ना, खुदाई क्या होती है, पुरालेख विद्या क्या होती है, मुद्रा शास्त्र क्या होता है, आप इनको समझिए। क्योंकि समझ के साथ आगे बढ़ेंगे तब आपको आएगा मजा, और पढ़ने में अगर मजा आने लगा तो मानकर चलिए कि फिर आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के साथ बेहतर तो कर ही लेंगे। ये बात ध्यान रखिए।
पढ़ने में मजा आया तो फिर आप समझिए, फिर आपकी लक्ष्य प्राप्ति को कोई रोकने वाला है ही नहीं। क्योंकि जब आपका मन लगता है ना, तो आप धीरे धीरे अपने से भी एफर्ट डालते हैं, आप अपने से भी 2 कदम चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर इंटरेस्ट, आप खाली नहीं बैठ सकते। मान लीजिए लेक्चर में आपने 4 बातें सुनी, बढ़िया से आपको समझ में आ गई, आपकी इच्छा जागृत हुई कि इसके बारे में और जाने, तो आप तुरंत उसको सर्च करने लगे। ये होती है पढ़ाई की लत। और इस मोड में आप जब भी आ जाएंगे, आप समझ लेना आप सफल हो चुके हैं। बस परिणाम समय की बात है, परिणाम आपके पक्ष में। इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, चीजों को समझिए, है ना। समझेंगे तो मजा आएगा। हम्म? और लेफ्ट हैंड में पेशेंस तो पकड़े रहना, अगर राइट हैंडर हो तो। हम्म, अगर राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड में क्या होगा? पेशेंस। और लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड में क्या होगा? पेशेंस। धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य रखेंगे तो पता नहीं क्या क्या पा जाएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस समय। लेकिन क्योंकि उसमें आपको चलना पड़ेगा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, तो आप खुद देखेंगे कि नई चीजें बहुत पॉजिटिव वे में बदल रही हैं। है ना। तो आप देखो, पुराने लेख हैं, मुद्रा है, मुद्रा कॉइन्स, ये सब इतिहास लिखने में हेल्प करते हैं, है ना। पुरातात्विक स्थल है ना, हड़प्पा स्थल, कितनी हम लोग चर्चा करते हैं। उन सबका काल निर्धारण करके हम लोग इतिहास लिखते हैं, हमें इतिहास की एक समझ आती है, विकसित होती है। उसी तरह साहित्य है, इसमें स्वदेशी साहित्य भी है, जो प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी में बटा हुआ है, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, है ना। धार्मिक भी है जैसे वेदास, है ना, वैदिक साहित्य। धर्मनिरपेक्ष भी है, मिथक हैं, दंत कथाएं हैं, है ना, आदि के काल निर्धारण की समस्याएं। विदेशी विवरण हैं, यूनानी, चीनी, अरबी विद्वान भारत में समय समय पर आते रहे, उन्होंने भारत के बारे में ढेर सारी बातें कही, है ना। जैसे फाइयान के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, है ना। बड़ा चर्चित मुद्दा है, बिंदु है कि आम लेन देन कौड़ियों के माध्यम से होता था, है ना। तो वो भारत के बारे में ये बात कह रहा है। तो ये लोग भी ऐसे विवरण छोड़ेंगे जिससे भारत के इतिहास को लिखने में सहायता मिलेगी। क्योंकि फाइयान होइंसांग जैसे जो चीनी यात्री थे, ये जब भारत आए तो ये बौद्ध ग्रंथों की खोज करने आए थे, तो ये सैकड़ों की संख्या में बौद्ध ग्रंथ ले गए अपने साथ। ये स्वयं बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि जो होइंसांग था ना, शायद आपने नाम सुना हो, है ना। पीजी तो आपने किया ही है इतिहास से, या कर भी रहे होंगे। तो हर्षवर्धन के समय आया था 629 ईस्वी में। ये भी बौद्ध धर्म ग्रंथों को खोजने आया था। ये इतना विद्वान व्यक्ति था कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि हर्षवर्धन ने
कन्नौज में एक धर्म सभा बुलाई, ठीक। और उस धर्म सभा में उसने सबको इनवाइट किया, कोई भी आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, युद्ध होगा, बौद्धिक बौद्धिक लड़ाई, देखें कौन जीतता है। आपको पता है कौन जीता? वह इंसान। ये बहुत ताज्जुब करने वाली बात है। उसने सैकड़ों लोगों को पराजित किया। एक विशेष धर्म के लोगों ने तो उत्पात मचा दिया इस बात पे कि वो इंसान कैसे जीत गया। पंडाल जला डाले, खूब उत्पात मचाया, फिर हर्ष ने उनको दंडित किया। ये कौन सी बात होती है? बौद्धिक लड़ाई है, लाठी डंडे की लड़ाई हो ही नहीं रही, क्यों चिढ़ रहे हो? ये लोग बहुत विद्वान थे, सैकड़ों की संख्या में पुस्तकें ले गए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि सिंधु नदी पार करते थे ये लोग, तो कभी कभी होता क्या था कि पानी चढ़ाता था, तो पता लगा घोड़ों पे लाते थे ये लोग, घोड़े हैं, खच्चर हैं, तो पता लगा बह गया घोड़ा, अब उसमें रखी किताबें बह गईं। पता नहीं कितना बौद्ध साहित्य तो अरब सागर में पड़ा होगा, खैर अब तक तो नष्ट ही हो गया होगा। तो अरब सागर बौद्ध साहित्य से भरा पड़ा है, बस ये है कि प्राप्त नहीं है क्योंकि नष्ट हो गया होगा। तो ये है। तो इसलिए इन लोगों से अच्छी खासी जानकारियां मिलती हैं। यूनानी भी बढ़ चढ़कर हम लोग पढ़ते हैं, है ना। सिकंदर के समय आने सीक्रेटस, अरिस्टोबुलस, है नियार्कस। नियार्कस तो उसका जल सेना मंत्री भी था। उन लोगों ने तमाम विवरण छोड़े, है ना। प्लिनी हैं, स्ट्रेबो हैं, जस्टिन हैं, एरियन हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा। आपने ये बात पढ़ी होगी, है ना, यूजी पीजी में, कि जब हम लोग जो आज इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से, इस इतिहास को लिखे बहुत समय नहीं हुआ। ये समझना, है ना, इसको लिखे बहुत समय नहीं हुआ, 100-150 साल हुआ है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिन किताबों का सहारा लेके हम लोग पढ़ते हैं, जो किताबें लिखी गई इतिहास पर, वो 100-150 साल से पुरानी नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उससे थोड़ा सा और पहले चले जाओगे तो पता है हम लोग का इतिहास कहां से शुरू होता था? सिकंदर के आक्रमण से। उसके पहले का हमारे पास इतिहास था ही नहीं। सिकंदर ने पोरस से लड़ाई लड़ी, यहां से हमारा इतिहास शुरू होता था। इसीलिए तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमें तवज्जो नहीं दी। उनको लगा कि ये सब जंगल में रहा करते होंगे, इनका ना कोई साहित्य है, ना कोई संस्कृति है। शुरुआत में तो उनको जरूर लगा होगा कि बहुत बढ़िया जगह हम आ गए, इनको तो हम पूरी तरह से ईसाइयत में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि इनका अपना कुछ है ही नहीं। शुरू शुरू में उनको ये लगा, लेकिन जब उन्होंने खोजबीन शुरू करी तो धीरे धीरे जब सिकंदर से पहले के इतिहास पर चीजें मिलने लगी,
तब अंग्रेजों की बुद्धि खुली भाई कि अरे ये इतिहास तो कुछ और ही कहानी कह रहा है, ये तो इतने समझदार लग रहे हैं मानो इनको क्या ही कह दिया जाए। हड़प्पा जैसी नगरीकृत सभ्यता दिखाई दे रही है, वहीं वैदिक काल, ऋग्वेद, वेदास दिखाई दे रहे हैं, वहीं जैन बौद्ध धर्म, बुद्धा दर्शन, महावीर दर्शन, और उनकी आंखें फटी रह गई। उनका ये सब क्या है, ये इनके यहां था, चौंक गए। ओ उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि हमें हमें खुद नहीं पता था कि हमारे फोरफादर्स क्या कर गए। क्या लिख गए, कितना बेहतरीन ज्ञान दे गए। अगर हम उसी ज्ञान को कंटिन्यूटी में रखते तो किसी को शक होता ही नहीं। हम यूं ही टहल रहे हैं तो लोगों को लगेगा भाई कि अरे ये तो ऐसे ही है मामला। तो जब अंग्रेजों ने भारतीय साहित्य को पढ़ा ट्रांसलेट कर करके, बट ऑब्वियस है, तो उन्होंने पता है क्या दिमाग लगाया? उनके दिमाग में ये आया कि अरे ये नो डाउट ये इन्हीं का है, ये इन्हीं का है ना। लेकिन ये भूल गए हैं, इन्हें पता नहीं है, क्योंकि ये भूल गए। इनको इनके ही ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है। तो कुछ अंग्रेजों ने ऐसी मनस्थिति बनाई कि इनको इन्हीं का ज्ञान दिया जाए। खैर, उस पर हम लोग उसी समय चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग चर्चा इस बात पर करते हैं कि जो स्रोतों संबंधी वार्ता है ना, ये आपकी बुद्धि खोलेगी। जैसे अभी आपकी हल्की थोड़ी बहुत तो खुली होगी, है ना। तो यही तो खोलना है। एक बार ये खुल गई तो यहां से चीजें समझाई जाएंगी और वहां से चीजें बड़ी आसानी से उसको ग्रास्प कर लिया जाएगा, टेक कर लिया जाएगा, ऑब्जर्व एब्जर्व कर लिया जाएगा, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा आप एब्जॉर्व करेंगे उतना ज्यादा स्थायी मामला बनता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जैसे पशुचारण। अब देखो वो समझ, सिलेबस को समझो। पहले वो आपके दिमाग में ये बातें डाल रहा है कि ये जो आप पढ़ने वाले हो ना, है ना, ये बना कैसे, बात समझो। क्योंकि यहां जैसे ही आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, इनकी और इनकी जरूरत महसूस आप करेंगे। तो कुछ इतिहास आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें केवल इसी का विवरण प्राप्त है, कुछ इतिहास ऐसा देखने को मिलेगा जहां केवल इसका विवरण प्राप्त है, कुछ इतिहास आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें दोनों प्राप्त हैं, है ना। भाई एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो जैसे अ, पाषाण काल हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें कोई लिटरेचर तो है नहीं। उसी तरह से जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो मेनली जो हम लोग के पास हम लोग वैदिक साहित्य डिस्कस कर पाते हैं वो साहित्य के माध्यम से कर पाते हैं। पुरातत्व नाम मात्र का उपलब्ध है। वैदिक कालीन 700 स्थल हम लोगों को पता है, लेकिन 30 में केवल खुदाई हुई है, तो वो तो ना के बराबर है। तो उसमें मेनली हम लोग डिपेंड हो जाते हैं साहित्य पर।
अब जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, सल्तनत काल है, मुगल काल है, इनमें आपको पुरातत्व और साहित्य दोनों सॉरी दोनों देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो वो ये कह रहा है कि यहां से जब इतिहास पढ़ना शुरू करोगे तो ये इतिहास बना कैसे, तो इन सब चीजों से बना। ठीक है। तो अब ये जो पहले अध्याय में आपको वो ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि मानव है, ठीक है, मानव अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने का लगातार प्रयास करता है। तो प्रागैतिहासिक काल जो बेसिकली आप लोग पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो यहां पर वो उसकी चर्चा आपसे चाह रहा है, क्या इसको पढ़िएगा कि पुरा पाषाण काल में मानव आखेटक है, खाद्य संग्राहक है। मध्य पाषाण काल में कहीं ना कहीं हमको पशुपालन के साक्ष्य मिलने लग जाते हैं। नव पाषाण काल में स्थायी बसावट के साक्ष्य मिलने लग जाते हैं। तो एक बढ़िया परंपरा बढ़ती हुई, है ना, ग्राफ इस तरह से बढ़ता हुआ मानवीय गतिविधियों का दिखाई देता है। मानव अपने आप को बेहतर बेहतर और बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करता हुआ आपको दिखाई देगा, और यही मानव का उद्देश्य होता है। ठीक। तो यहां पर आप उनके देखो लिखा है ना, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इन सब के बारे में आप चर्चा पढ़ते हैं। फिर मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता। हम फिर कहेंगे कि चीजों को आपको इस ढंग से नहीं पढ़ना है कि बस पढ़ना है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, पढ़ लिया बस हो गया, नहीं, समझ के साथ पढ़ना है। देखो उद्भव कैसे हुआ, विस्तार कहां तक है, मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, अधिवास का स्वरूप कैसा था, शिल्प विशेषताएं क्या थीं, धर्म कैसा था, समाज कैसा था, राज्य शासन विधि थी तो कैसी थी, है ना। तो वो सब तमाम चीजों पर चर्चा आपसे मांग रहा है। मतलब अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसने अगर चैप्टर रखा है तो आपकी एक समझ, एक परिपक्व समझ उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपके पास होनी चाहिए। जैसे अभी हम आपको एक उदाहरण दे रहे थे कि कोई पुस्तक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है ना। अब उस पुस्तक में मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता दिया हुआ है, किसी मायने में डिस्कस किया गया है ना, उसके अवयव डिस्कस किए गए, तो आपके काम का है वो चैप्टर। और इसी समय का अगर कहीं और की व्याख्याएं उसने दे रखी हैं विदेश में कहीं, है ना, डिस्क्रिप्टिव वे में, मिस्र को उसने डिस्क्रिप्टिव वे में समझा रखा है, सुमेरिया को उसने डिस्क्रिप्टिव वे में समझा रखा है, वो आपके मतलब का नहीं है, वो सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन ये बात आप तब समझ पाएंगे ना जब ये चीजें आप देख रहे होंगे, है ना। मान लीजिए आपके हाथ में कोई किताब लग गई, उसमें प्राचीन विश्व में सभ्यताएं लिखा हुआ है, अब आप लगे पढ़ने, मिस्र में ऐसा ऐसा था, सुमेरिया में ऐसा ऐसा था, हड़प्पा में ऐसा ऐसा था, तो हड़प्पा में जैसा जैसा था वो आपके काम का है, बाकी आपके काम का नहीं है। आप लगे पढ़ने साहब, और फिर आपके मन में ये बात आ गई, हम पढ़े बहुत हैं। तो अच्छा खासा भाग तो वो पढ़ लिया आपने जो आने ही नहीं है, बात समझो, है ना। तो यहां जो दिया गया है ना, कि उसका ह्रास कैसे हुआ, आंतरिक बाहरी बाहरी व्यापार की क्या स्थिति थी, भारत में प्रथम शहरीकरण को आपको समझना है, ये सब तो मान लो आप समझते ही हैं फिर, है ना, आपने पढ़ा भी होगा वैसे भी यूजी पीजी में। उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता है। तो वैदिक काल में अब यहां पर एक समस्या खड़ी हो जाती है कि जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो नगरीकरण, जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो ग्रामीण, तो आप शुरुआत में सहज नहीं हो पाते हैं कि हम नगर से फिर ग्रामीण क्यों हो गए।
तो कहीं ना कहीं उसका जो मामला छिपा हुआ है वो यहां पर छुपा हुआ है, सभ्यता के पतन में। तो जब हम विद्वानों के तमाम एस्पेक्ट समझने का प्रयास करते हैं तो वो यही समझाते हैं। कोई कह रहा है बाढ़ से पतन हुआ, कोई कह रहा है भूतात्विक परिवर्तन हो गया, जल प्लावन हो गया, है ना। कोई कह रहा है कि महामारी फैल गई, है ना। कोई कह रहा है बाह्य आक्रमण हो गया। तो हुआ कुछ भी हो, ठीक है, हुआ कुछ भी हो, एक बात वहां पर कॉमन है कि पतन हुआ, ठीक है। लेकिन पतन पूरी सभ्यता जीरो नहीं हुई, है ना। पतन उसके नगरीकृत व्यवस्था का हुआ, क्योंकि अगर नगरीकृत व्यवस्था का पतन नहीं हुआ होता तो यहां पर भी हमें नगर दिखाई देते, जो नहीं दिखाई देते। इसका मतलब यह है कि जब हम यहां से और यहां की यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी नगरों के पतन की। नगर का पतन हो गया, अव्यवस्था फैल गई। तो बट ऑब्वियस है कि लोग स्विच किए होंगे अपने अपने एरिया से, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, और ये जा जाके अन्य क्षेत्रीय संस्कृतियों से जाके घुल मिल गए होंगे। अब क्योंकि जिस क्षेत्रीय संस्कृति से जाके ये घुले मिले होंगे, तो चूंकि ये पलायन वाले लोग हैं, रिफ्यूजीज हैं, तो ये जाके उनके बीच में समाहित हुए होंगे, तो ये अपनी चीजें उन पर नहीं थोप सकते क्योंकि ये संख्या में कम होंगे। तो जिस संस्कृति से ये घुले मिले उस संस्कृति ने इनको ओढ़ लिया, तो धीरे धीरे ये उस संस्कृति का हिस्सा बन गए, और वो संस्कृतियां ग्रामीण थी। आई बात समझ में? इसी प्रकार की समझ आपको डेवलप करनी है, तब तो मजा आएगा पढ़ने समझने में, नहीं? अच्छा, तो जब वैदिक काल में पहुंचते हैं तो वैदिक काल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ग्रामीण व्यवस्था हमको दिखाई देती है, ठीक ठाक समय तक। तो मान लीजिए जो आर्य हैं, वैदिक संस्कृति के निर्माता, वो चीजें स्टार्ट करते हैं वैदिक काल की, तो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर चीजें शुरू होती हैं। अब ध्यान से सुनना कि पूर्व वैदिक काल में, जिसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, आप भी जानते होंगे, है ना, ये सब तो आप पढ़ के पास हुए ही हैं, यूजी पीजी। तो जरा ध्यान दो, पता है जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो सामाजिक, जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो क्रियाकलाप हमको देखने को मिलेंगे ऋग्वैदिक काल में, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधियों में आप उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में अपडेशन होता हुआ देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यहां से आप पूरे भारत को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्थाओं के तहत देख सकते हैं आराम से, आपका विजन बन जाएगा। क्योंकि इसके पहले आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पर बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस तरह के एविडेंस उपलब्ध नहीं थे। पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में पूर्व वैदिक काल से लेकर अब आपको राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में बोलने समझने में समस्या नहीं आएगी, और आपको एक कंटिन्यूटी दिखाई देगी। अब ये कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। यहां से जो इतिहास चलेगा वो ABCDEFGH चलेगा। पूर्व वैदिक काल को ए मान लीजिए तो उत्तर वैदिक काल B है। 16 महाजनपद का जो समय है वो C है। मगध का उत्थान D है।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना ई है। तो अब ये ABCDE चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि ठीक पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो यहां से आपको आपका एक माइंड मेकअप होना शुरू हो जाता है कि एक्चुअल में प्राचीन भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियां कैसी थीं, क्या क्या थीं, उनके मायने क्या थे। तो यहीं से प्राचीन भारत का जो एक तरह से खाका है वो बनना शुरू होता है और जो उत्तरोत्तर अपने क्रम में बढ़ता जाता है। देखो वही चीजें इसमें लिखी हैं। आर्यों से संबंधित विवाद तो आज भी हम लोग देखते हैं कि आर्यों से संबंधित विवाद तो चल ही रहा है। आर्य कहाँ के थे, है ना? कोई कह रहा मध्य एशिया के थे, कोई कह रहा जर्मनी के थे, कोई कह रहा दक्षिण रूस के थे, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं तिब्बत के थे, तिलक कह रहे हैं आर्कटिक प्रदेश के थे, उत्तरी ध्रुव के, है ना? कोई कह रहा सप्त सिंधु क्षेत्र था। सब अपने अपने मत व्यक्त कर रहे हैं, है ना? लेकिन अधिकतर विद्वानों का अभी भी यही मानना है कि मध्य एशिया के थे। तो यहां से एक सिस्टम बनना शुरू होता है। देखो राजनीति, समाज, है ना, धर्म, दार्शनिक विचार, है ना, लौ प्रौद्योगिकी का प्रारंभ, दक्षिण भारत के महापाषाण के इस टाइम पीरियड में उत्तर भारत में आर्य संस्कृति तो आप पढ़ते ही है ना, उत्तर भारत में आर्य संस्कृति। इस समय दक्षिण भारत में भी महापाषाण संस्कृति चल रही है, उसके बारे में भी आप डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है दक्षिण भारत में, है ना। इससे आगे बढ़ते हैं तो राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो राजा मजबूत दिखने लगता है तो वही कह रहा है जो राज्य शासन व्यवस्था है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने तो पढ़ रखा है, तो ये बताइए ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ये थी ऋग्वैदिक काल में, थी ना। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई? हो गई, यस और नो, है ना। फिर इसके बाद आप 600 ईसा पूर्व में क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हो कि नहीं, सही से बताओ। तो ऋग्वैदिक काल में जन, उत्तर वैदिक काल में जनपद, 600 ईसा पूर्व में महाजनपद, पढ़ते हो ना। महाजनपद के बाद किसकी अवधारणा आएगी? राज्य की, मगध का उत्थान, है ना। और फिर मौर्यों की स्थापना से क्या स्थापित हो जाएगा? साम्राज्य। तो भैया ये वही तो कह रहा है, राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार। अब इसमें महाजनपद, राजतंत्रीय, गणतंत्रीय प्रणाली, आर्थिक सामाजिक गतिविधियां, है ना, ये सब आप यहां से समझना शुरू कर दोगे। अब क्योंकि 600 ईसा पूर्व जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है, 600 BC, इतना वैरायटी लिया हुआ इतिहास है कि उसके बारे में अब क्या ही कह दिया जाए, है ना। इतनी वैरायटी लिया हुआ इतिहास है। तो उसमें होता क्या है कि एक तरफ तो राजनीति आपको देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ आपको जैन बौद्ध धर्म, धार्मिक आंदोलन भी इसी दौरान पढ़ना है। तो बड़ा वैरायटीफुल हिस्ट्री है, आप भी पढ़े ही हैं, है ना। अब देखो आ गया राज्य से साम्राज्य तक, मगध का उत्थान, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण और इसके प्रभाव, है ना। देखो मौर्य आ गए, जहां साम्राज्य की बात आई मौर्य आ गए। देखो जन एक इकाई थी जिसका प्रमुख राजन होता था। जन का प्रमुख राजन, जो सही शब्द है राजा का वो राजन है। जन का राजन हेड,
कबीले का प्रमुख। तो अब एक कबीला तो है नहीं, कई कबीले हैं, तो आपस में लड़ेंगे। एक कबीला जब दूसरे कबीले को जीत लेगा तो उसका विस्तार हो जाएगा, तो तभी तो जनपद हुआ। फिर जनपद जनपद लड़ेंगे तो महाजनपद हुआ। फिर महाजनपद लड़ेंगे तो राज्य बनेंगे, और फिर राज्य लड़ेंगे तो एक साम्राज्य बनेगा, कई राज्यों को नियंत्रित करने वाला। यही इतिहास है। इन्हीं सब पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना है। ठीक है। तो मौर्यों के बारे में पूरी व्यवस्था, अशोक के बारे में जानकारी, है ना, मौर्यकालीन कला, वास्तुकला, अशोक के राज्यादेश, भाषा, लिपि, है ना, इन सब के बारे में एक समझ बनती है और बननी भी चाहिए, है ना। अच्छा, उससे आगे बढ़ोगे तो अब ध्यान देना क्या लिखा है, साम्राज्य का अंत, कितनी बड़ी बात है, और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव। इसका मतलब समझ रहे हो कि हम लोग पहुंच गए मौर्योत्तर काल में। कहां पहुंच गए? मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल में क्या है, साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि हमें छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य दिखाई, बहुराज्यीय व्यवस्था दिखाई देने लगती। शुंग, कण्व, सातवाहन, आभीर, इक्ष्वाकु, विदेशी राजवंश दिखाई देने लगते हैं। हिंद, यवन, शक, कुषाण, पहलव, सब यहां दिखाई देगा। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में यह भी एक महत्वपूर्ण है, संगम काल दक्षिण भारत में, उसको भी हम लोग यहीं पर डील करेंगे, है ना। गुप्त वाकाटक युग, मरणोत्तर काल के बाद हम लोग गुप्त काल में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहां पर जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो जो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चीजें डेवलप कर रही हैं, तो अब गुप्त काल में आप देखना कि वो कहां तक राइज कर गई हैं। यही आप चीजें मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जब गुप्तों के पास पहुंचेंगे तो इनकी शासन व्यवस्था आप समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप वहां पर इस बात को कंपेयर करने में सफल हो रहे होंगे कि मौर्यों में और गुप्तों में डिफरेंस क्या है। यही इंटरेस्ट पैदा करता है ना। इस समय कृषि की क्या स्थिति आ गई, भू अनुदान की क्या स्थिति है, राजस्व की क्या स्थिति है, सिक्के कैसे हैं। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ हुआ, मंदिर बनने शुरू हुए, कितना बड़ा परिवर्तन है ना। पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव हुआ, है ना, ब्राह्मण धर्म, जिसको सनातन धर्म आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है ना, वो डेवलप करेगा। भाषा साहित्य का विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, है ना, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि। गुप्त काल को इसीलिए स्वर्णकाल कहा जाता है, इन सब रीजंस की वजह से। आर्यभट्ट इसी समय के हैं, बराहमिहिर इसी समय के हैं, कालिदास इसी समय के हैं, धन्वंतरी इसी समय के हैं, पालकाप्य, पशु चिकित्सक इसी समय के हैं, सुश्रुत इसी समय के हैं। थोड़ा ही सा आगे बढ़ोगे तो ब्रह्मगुप्त हैं। तो एक बड़ा गजब माहौल यहां पर आपको देखने को मिलता है ना। जैसे ही गुप्त खत्म होगा तो वैसे हर्षवर्धन आ जाएगा, है ना, गुप्तोत्तर काल, है ना। कन्नौज एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में हमको दिखाई देने लगेगा, उसको हम लोग यहां पर डील करेंगे, है ना। प्लस साथ में साउथ को भी लेके चलेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जब नेशन की बात होती है तो फिर ऐसे इतिहास भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। केवल आपके एरिया का इतिहास थोड़ी इंपॉर्टेंट है, सब जगह का महत्वपूर्ण है। तो बीच बीच में आपको ऐसा भी दिखाई देगा। अच्छा, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो आपको क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, दक्षिण के राज्य आपको ढेर सारे दिखाई देंगे, दक्षिण भारत के साम्राज्य आपको दिखाई देंगे, पल्लव, चेल, चोर, पांड्य। पूर्वी भारत के साम्राज्य दिखाई देंगे, बंगाल में पाल, सेन, कामरूप में वर्मन, उड़ीसा में भौमाकार, सोमवंशी,
पश्चिम भारत में साम्राज्य दिखाई देंगे, बल्लभी के मैत्रक, गुजरात के चालुक्य, है ना। उत्तर भारत के साम्राज्य गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, गढ़वाल, परमार। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, प्रशासन और राजनीतिक ढांचा, स्वतंत्रता का वैधीकरण। तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व के समान जो एक तरह से पूर्व मध्यकाल, मतलब 800 से 1200 का जो इतिहास है, या मानकर चलो कि गुप्त काल से लेकर, देखो इसको ऐसे समझो, गुप्त काल का पतन हुआ 550 ईस्वी में। थोड़ी गंभीर बात है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, है ना। गुप्तों का पतन कब हुआ? 550, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। 550 के बाद से हमें कोई केंद्रीय सत्ता दिखाई नहीं देगी। बहुत गंभीर होकर बात को समझना, है ना। कोई केंद्रीय सत्ता हमको दिखाई नहीं देगी। हमें केंद्रीय सत्ता पता कब दिखाई देगी? 1206 में, जब सल्तनत की स्थापना हो रही है। इसके बीच में हमें क्या दिखेगा? इसके बीच में हमें यही सब दिखाई देगा। इतने सारे राजवंश हैं, बात तो समझो। अच्छा, केंद्रीय व्यवस्था नहीं है, ढेर सारे राजवंश हैं, तो बट ऑब्वियस है कि इनको एक नज़र डालनी ही पड़ेगी, मजबूरी है ना, सिलेबस का पार्ट है। इससे आपको भारत की वस्तु स्थिति समझ में आएगी कि एक्चुअल में मामला क्या है ना। एक्चुअल में चल क्या रहा है भारत में। जो विकेंद्रीकृत व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, जो सामंतीकरण भारत में दिखाई दे रहा है, उसको आप समझने में सफल होते हैं जब आप इस टाइम पीरियड को पढ़ते हैं, है ना। अब जरा देखना कि जब आप इस सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो फिर आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत में कृषि, व्यापार, शहरीकरण, ब्राह्मणों का विकास, समाज, शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं, है ना। और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की चर्चा है। तो एक तरह से आप पूरे इतिहास की अब तक के एक रूपरेखा बनाने में सफल हो जाते हैं कि अच्छा, ऐसा ऐसा इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत इस तरह से चीजें चली हैं। फिर आप अपने आप को बड़ा सिक्योर पाते हैं कि नहीं, बढ़िया चर्चा हुई है ना। इतनी चर्चाओं के बाद फिर आप प्रवेश करते हैं मध्यकाल में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले स्रोत तो महत्वपूर्ण होते ही हैं। जब आप स्रोतों को समझ लेंगे तब आप राजनीतिक विकास को, सबसे ज़्यादा जो मामला है वो प्राचीन भारत का है। कुछ ज़्यादा ही उसमें आपको चीज़ें पढ़नी पड़ जाती हैं। मेडिवल में उतनी नहीं है, हाँ मॉडर्न में ज़रूर, प्राचीन जितनी तो नहीं, लेकिन हाँ उससे बहुत कम भी नहीं है ना। तो जब आप मेडिवल में प्रवेश करते हैं तो आप राजनीतिक विकास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। यहाँ पे 5 राजवंश आपको दिखाई देते हैं, है ना। गौरी, अच्छा इसमें आप सबसे पहले आप ये देखते हैं कि जो इस्लाम का अटैक, ये हम लोग चर्चा कर चुके होंगे जब यहाँ पहुँचेंगे, कि हम आपको समझा चुके होंगे कि मतलब आप समझ चुके होते हैं कि अरब आक्रमण में कौन आया, तुर्की आक्रमण में कौन आया, फिर सल्तनत की स्थापना हुई तो गुलाम वंश क्या है, खिलजी वंश क्या है, तुगलक वंश क्या है, सैयद वंश क्या है, लोधी वंश क्या है ना। उसको आप अच्छे से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को समझते हैं। फिर आप मुगल साम्राज्य को देखते हैं, और मुगल साम्राज्य आप देखते हैं मेनली बाबर से औरंगजेब तक, है ना, बाबर से औरंगजेब तक, ठीक है। और एक नज़र आपको आप डाल लेते हैं मुगल साम्राज्य के पतन में, ठीक है। उत्तरकालीन मुगल शासक, मुगल साम्राज्य का विघटन, उसके बाद आप विजयनगर और बहमनी को देख लेते हैं, क्योंकि सल्तनत के समय कई राज्य स्वतंत्र हुए,
तो उसमें से एक विजयनगर भी था, एक बहमनी भी था। तो विजयनगर बहमनी पर आप एक नज़र डालते हैं। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना करी, हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना करी। वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो उनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। मेडबल में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मराठा और शिवाजी को लेकर भी है। औरंगज़ेब के समय अच्छी खासी लड़ाई शिवाजी और औरंगज़ेब के बीच रही। यही मराठा, जब आधुनिक भारत में हम लोग डील करते हैं तो पेशवाओं को डील करते हैं, है ना, पढ़ते होंगे आप। उस इतिहास को समझते हैं हम लोग। फिर हम लोग पूरे मध्यकालीन भारत में प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालते हैं। दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली पर एक नज़र डालते हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल शासनकाल में सीमा संबंधी नीतियों के बारे में नज़र डालते हैं। सल्तनत और मुगल काल में अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में, कृषि उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था, इन सब के बारे में और उद्योगों के बारे में हम अपनी एक सामान्य जानकारी विशेष बिंदुओं के साथ पढ़ते हैं। जो जो एक मतलब जब आप किसी कोर्स को मान लो आपने ज्वाइन कर रखा है, या मान लीजिए आप अपने से भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको गंभीरता से समझना पड़ता है। भाई देखो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप सोचो कि नहीं क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, तो फिर वो आप कैसे मैनेज होगा। ये इतिहास की किताब है, आप पढ़ रहे हैं, अब पता लगा पूरी किताब आपने पढ़ ली, ये वाला पोर्शन मान लीजिए उसमें डिस्कस ही नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप सोच रहे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो सिलेबस के अनुसार किताबें पढ़िए, है ना। तो सिलेबस पे निगाह डालना इसलिए ज़रूरी होता है। इसको पढ़िए। कंटिन्यू हो रहा है ना। व्यापार वाणिज्य, है ना, हुंडी, है ना। हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र होता था, है ना, एक्सचेंज लेटर। बीमा, राज्य की आय, व्यय, मुद्रा, टकसाल, ये सब जब आप ये पढ़ लेंगे ना, तो एक अच्छा खासा मेडवल हिस्ट्री का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, है ना, ये मामला आपको परिपक्व होता हुआ दिखाई देगा कि नहीं, अब आप इन क्षेत्रों में अपने आप को थोड़ा सा मजबूत पा रहे हैं। और जैसे ही अगले स्टेप में आप जाएंगे तो वहां पर फिर समाज संस्कृति आपको समझने को मिलेगी। तो फिर आप यहाँ पर सूफी आंदोलन को देखेंगे, भक्ति आंदोलन को देखेंगे, मध्यकाल युग में संत परंपरा को आप देखेंगे, उत्तर और दक्षिण के संत, है ना, नयनार, अलवार, है ना, इस प्रकार की शब्दावलियाँ आती हैं। सिख आंदोलन आप देखेंगे, गुरु नानक देव और टोटल जो सिखों के 10 गुरु हुए हैं। फिर उनका सामाजिक वर्गीकरण आप देखेंगे, शासक वर्ग हैं, प्रमुख धार्मिक समूह हैं, उलेमा हैं, वणिक वर्ग हैं, वणिक माने व्यापारी, है ना। उसी तरह से ग्रामीण समाज है ना, ये भी आप पढ़ते होंगे। छोटे सामंत हैं, ग्राम कर्मचारी हैं, कृषक हैं, गैर कृषक हैं, शिल्पकार हैं, इनको आप लोग पढ़ते हैं। और एक अच्छा विचार हमें मतलब इसको बहुत अच्छे से हमें देखना पड़ता है कि स्त्रियों की स्थिति क्या है, जनाना व्यवस्था क्या है, देवदासी व्यवस्था क्या है, शिक्षा का विकास कैसा है, शिक्षा के केंद्र, पाठ्यक्रम, मदरसा शिक्षा, है ना। भाई इस्लाम आ गया है तो मदरसा शब्द प्रयोग में होने लगेगा, है ना। तो उन सबको एक उनके प्रति एक सोच, एक समझ बनानी पड़ती है ना। ललित कलाएं हैं, चित्रकारी की प्रमुख शैलियां हैं, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली। कला वास्तुकला है ना। तो जैसे यहाँ इंडो इस्लामिक लिखा है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में तो भारतीय ही थे ना। तो भारत की एक वास्तुकला चली आ रही है ना। भारतीय वास्तुकला की अपनी विशेषताएं हैं। मध्यकाल में चूंकि
बाहरी लोगों ने आकर हम पर शासन करना शुरू कर दिया था। अब उनका भी अपना धर्म था और उनकी अपनी संस्कृति थी, उनकी अपनी विशेषताएं थी। तो अब मुस्लिम और हिंदू संस्कृति का घालमेल होगा। तो जो कला के क्षेत्र में घालमेल हुआ उसी को हम लोग इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहते हैं, है ना, पढ़ते होंगे आप, है ना। मुगल वास्तुकला, क्षेत्रीय शैलियां, इंडो अरबी वास्तुकला, मुगल उद्यान, मराठा दुर्ग, पूजा गृह तथा मंदिर, है ना। एक अच्छी गहरी समझ आपको इन सब की होनी चाहिए। गंभीरता से समझो बात को। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, फिर वही, जब आधुनिक भारत में आप प्रवेश करेंगे तो यही चीज़ें आधुनिक भारत पर सबसे पहले चैप्टर में लागू करेंगी। सबसे पहले स्रोत को पकड़ो। उसके बाद ब्रिटिश सत्ता का उत्थान 16वीं से 18वीं सदी के मध्य जब आप पढ़ रहे होंगे तो यूरोपीय व्यापारी आपको दिखाई देंगे, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ना, ब्रिटिशर्स। तो ये आएंगे व्यापारी के रूप में और धीरे धीरे ये पॉलिटिकल एम अपना बनाने लग जाएंगे। उसके पीछे क्या रीज़न है, उत्तर मुगल की क्या उसमें भूमिका है, तो वो सब चीज़ें आप जब एक स्टोरी के रूप में आप उसको सुनते समझते हैं तो वो चीज़ें फिर बनी रह जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी। अच्छा, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, है ना, डोमिनियन की स्थापना एवं विस्तार। अंग्रेजों का सबसे पहले बंगाल में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करते हैं, फिर धीरे धीरे अंग्रेज फैलने लग जाते हैं, मैसूर को जीतते हैं, मराठा को जीतते हैं, सहायक संधि अपनाते हैं, उसमें तमाम राज्यों को अधिग्रहित कर लेते हैं। डलहौजी हड़प नीति के माध्यम से तमाम क्षेत्रों को हड़प लेता है। तो एक वृहद साम्राज्य अंग्रेजों का तैयार हो जाता है धीरे धीरे। उसकी समझ धीरे धीरे आपकी बनती चली जाएगी, अपने आप बनती चली जाएगी, जब आप घटनाक्रम को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध, है ना, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब, 1857 का विद्रोह, प्रकृति और प्रभाव, है ना। भाई जब अंग्रेज ढेर सारी हरकतें करेंगे तो भारतीय भी तो बीच में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, तो वही 1857 का विद्रोह है। कंपनी और ताज यानी कि क्राउन का प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास। तो जब आप पढ़ते होंगे आधुनिक भारत, तो जो 1757 से 1857 तक का इतिहास है आधुनिक भारत का, ये कंपनी का इतिहास है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1858 से 1947 ये क्राउन का शासन है, ब्रिटेन की महारानी। तो यहां पर हम कंपनी की जनता है और यहां पर हम महारानी की जनता है, ब्रिटेन। तो वास्तविक अर्थों में ब्रिटेन ने जो हम पर शासन किया, ठीक है, तो वो शासन ये वाला है। ये तो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये हम पर शासन कर रही है, इसने हमको उपनिवेश बना के रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई प्राइवेट कंपनी किसी देश को उपनिवेश बना के रखे, क्योंकि कोई देश ही किसी देश को उपनिवेश बनाता है, कंपनी थोड़ी बनाती है। तो ये है, यहां से ब्रिटेन के अधीन हम लोग वास्तविक अर्थों में आए, है ना। कंपनी शासनकाल में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सेवा, मतलब फिर कंपनी क्या क्या कर रही है भारत में, है ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखो कि कंपनी मतलब अंग्रेज भारत में जितना भी विस्तार करते हैं, विस्तार का समय यही है। इस टाइम पीरियड में कंपनी ने किसी भी भारतीय भूभाग को टेक ओवर नहीं किया, छोड़ दिया था उसने। महारानी की घोषणा में यह स्पष्ट फरमान था कि अब हम किसी भी भारतीय राज्य को नहीं हड़पेंगे, चाहे जो हो जाए। तो अंग्रेजों का जितना भी विस्तार हुआ भारत में वो इस टाइम पीरियड में हुआ है ना, और ठीक ठाक विस्तार हो गया था। यहां पर फिर वो किस तरह से भारत को क्लच करने में
अपनी व्यवस्थाओं को लेकर चलते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर एक समझ देखने को मिलेगी, है ना। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, संवैधानिक परिवर्तन कैसे हुए, 1909 1935 के अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, ये तो बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत से अधिक हमें चीजों को लूटना है, भारत का हमें दोहन करना है, बात खत्म। और ऐसा वैसा नहीं, बुरी तरह दोहन करना है। दोहन का मतलब सभी बहुमूल्य चीजों का हम अपने हित में प्रयोग करेंगे। अंग्रेजों का ये सीधा सा मानना था, वही उन्होंने किया। तो उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था में बदलती संरचना, व्यापार की मात्रा, दिशा, है ना, कृषि, वाणिज्यीकरण, उद्योग, है ना, शिल्प, तो इनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि मुगल काल में तो समस्या नहीं थी। शिल्पियों को, व्यापारियों को, कृषकों को, है ना, वैसी समस्या नहीं थी। अंग्रेजों ने ऐसी क्या नियम कानून लागू कर दिए कि अब वो समस्या में आ गए, विद्रोह करने लगे। तो नो डाउट ये चीजें आपको जब समझ में आएंगी तो आप के दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा कि अच्छा, इसमें मुगल काल में ऐसा था तो अंग्रेजों ने ऐसा था, ये नई चीजें अंग्रेजों ने ऐड कर दी, इसकी वजह से ये जो व्यवस्था है वो डिक्लाइन हो रही है ना। ब्रिटिश औद्योगिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, बैंकिंग, मुद्रा, है ना, ये सब अंग्रेज, वो तो अब भारत को अपना घर समझ रहे हैं। उन्हें जो अपने लाभ के लिए सही दिखता है उसको वो भारत में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बड़ी रोचक कहानियां हैं यहाँ की, है ना। शहरी केंद्रों का विकास, अच्छा, अकाल महामारी और सरकारी नीति, इस पर आपकी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो अकाल महामारी जब भारत में होती थी तो शुरुआत में अंग्रेजों ने तो ध्यान तक नहीं दिया और उनका मरने दो, हम क्यों पैसा खर्च करें इनको बचाने के लिए। सोचो, ये विचारधारा, बहुत लेट सरकारी प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलती है, बहुत लेट। अंग्रेजों ने तो वो बुरा किया है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, है ना। जनजाति और किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं। संक्रमण काल में भारतीय समाज, ईसाई धर्म से संपर्क, ईसाई मिशन, मिशनरी, भारत में सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाओं, धार्मिक धारणाओं की समालोचना, तो एक तरह से सांस्कृतिक टकराव जो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको नई शिक्षा नीति आपको देखने को मिलेगी। अंग्रेज चाहते हैं भारतीय अंग्रेज हो जाएं, है ना, भारतीय पुनर्जागरण। तो जब अंग्रेजों की नीतियां भारत में एक उद्वेलन पैदा कर देंगी, एक गुस्सा पैदा कर देंगी, तो फिर बुद्धिजीवी आगे आएंगे। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे लोग आएंगे तो वो एक तरह से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को लीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें हिंदू धर्म में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखने को मिलता है, फिर हमें मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, है ना, तमाम में हमको फिर चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप समझेंगे। फिर स्त्रियों से संबंधित एक आउटलाइन आप बनाते हैं, है ना, कि स्त्रियाँ इस तरह से स्त्रियों की स्थिति है, उनको शिक्षा की क्या स्थिति है, विवाह की क्या स्थिति है ना। प्रिंटिंग प्रेस ने किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत किया, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, उसकी स्थापना से संबंधित तमाम बिंदु महत्वपूर्ण। उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में प्रिंटिंग प्रेस की जो लोगों को जोड़ने, उनमें राष्ट्र प्रेम जगाने, है ना, इन सब के लिए जो धीरे धीरे प्रेस ने भूमिका निभाई, तो सब आपका एक दिमाग में स्टोरी सी बैठती जाती है। 90 में भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान। अब इसके अंतर्गत आप पूरी तरह से
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो गांधीवादी आंदोलन है, फिर आप एक ऐसे इतिहास में प्रवेश कर जाते हैं कि भारत जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है, जाग गया। ये स्टेज आपको समझ में आती है 1885 से 1947 के बीच में। यहां पर हम लोग उस इतिहास को डील करते हैं, समझते हुए, है ना। फिर हम लोग स्वतंत्रता के पश्चात भारत को देखते हैं, विभाजन की चुनौतियां क्या रही, है ना। भारतीय रजवाड़ों का क्या स्थिति रही, B.R. अम्बेडकर हैं, नई शिक्षा नीति है, आर्थिक नीतियां हैं, नियोजन प्रक्रिया है ना, विदेश नीति संबंधी पहल है ना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज़ादी के बाद क्या हुआ। अच्छा, फिर आती है यूनिट 10, ऐतिहासिक प्रणाली, शोध, कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन, इन सब के बारे में आपको एक समझ आपके अंदर डाली जाती है कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, है ना। इतिहास का विषय विस्तार, सीमा, महत्व, क्या महत्व है इतिहास का, ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या होता है ना। जो आप इतिहास में नहीं, आप कह देते हैं ये मार्क्सवादी इतिहास लेखक हैं, ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखक हैं, ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखक हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है और वो उसी को बेस बनाकर इतिहास लिख देता है। तो इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह कहाँ समस्या पैदा कर रहा है? क्या ऐसे इतिहास को हम सही माने? तो वो एक चर्चा का विषय वहां पर बनता है। अन्वेषणात्मक संक्रिया, इतिहास में आलोचना, संश्लेषण, प्रस्तुति, है ना, ये सब चीज़ें। इतिहास और उसके सहायक विज्ञान, राजनीति विज्ञान से इतिहास का क्या संबंध है, भूगोल से इतिहास का क्या संबंध है। तो हर विषय इतिहास को कुछ ना कुछ दे रहा है, उसकी एक अच्छी समझ आपकी बनती है। विज्ञान कला, सामाजिक विज्ञान, इतिहास में कारण कार्य संबंध, कल्पना, क्षेत्रीय इतिहास का क्या महत्व होता है, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, है ना, शोध कार्य प्रणाली, है ना। क्योंकि देखो, ये जो आप देख रहे हो ना आधुनिक प्रवृत्तियां, जैसे हम लोग इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, तो कुछ लोगों ने इस बात पर, जैसे गुहा साहब जैसे लोगों ने इस बात पर, उसको हम लोग सबॉल्टर्न इतिहास कहते हैं, है ना, अर्थात निम्न तबके का इतिहास। वो लोग आरोप लगाते हैं कि जो भारत का इतिहास, राष्ट्रवादी इतिहास जो लिखा गया, गांधी जी और ये सब जो लिखा गया, ये केवल अपर क्लास को दिमाग में रखकर लिखा गया। लोअर क्लास कहाँ है, उसका इतिहास कहाँ है, वो जिस नज़र से चीज़ों को देख रहा है उसकी प्रस्तुतिकरण कहाँ है ही नहीं। तो वो सबॉल्टर्न हिस्ट्री की जो विचारधारा है वो डेवलप होती है 1980 के बाद, 1990 के आसपास। तो एक अच्छा खासा इतिहास लेखन आज भी सबॉल्टर्न हिस्ट्री के रूप में लिखा जा रहा है। इतिहास में प्राकल्पना क्या होती है, शोध क्या होता है, उसके क्षेत्र क्या होते हैं, है ना। तो ये तमाम चीज़ें शोध से जुड़ी हुई आपको जानने को मिलती हैं। आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है ना, शोध की प्रवृत्तियां क्या क्या होती हैं, क्योंकि कल को आप शोध करेंगे तो एक सामान्य सी समझ आपको इसके अंतर्गत आ जाती है। वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन, इतिहास में विषय का चयन, नोट्स लेना, संदर्भ, है ना, ये सब, पाद टिप्पणियाँ, ये सब जब आप पढ़ते हैं ना तो आपके जहन में ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि एक्चुअल में वो सही तरीका क्या है कि जब हम इतिहास को समझ सकें, उसका प्रयोग कर सकें अपने लिए, वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पता लगा आप शोध कार्य कर रहे हैं, आपने जो टॉपिक चुना हल्का सा इधर उधर करके एक टॉपिक पर रिसर्च पहले से हो चुकी है, अब वो किसी व्यक्ति ने उसको निकलवा लिया, फोटोकॉपी करा ली, अपना हेडिंग डाल दी,
हो गई हमारी रिसर्च कंप्लीट। तो ये सब नहीं, साहित्यिक चोरी और इन सब पे तमाम आपको समझ देखने को मिलेगी। आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर सावधान किया जाएगा कि इसमें दंड का प्रावधान जो है बड़ा तगड़ा है अगर आप साहित्यिक चोरी करते हैं, है ना। आपके उस समय तक किए गए सारे कार्य शून्य मान लिए जाएंगे अगर पकड़ी गई चोरी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक आंखें खोलने वाला मामला हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां, हर एक बिंदु आपको एक नई समझ देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, संकल्पनाएं, विचार और अवधियां, शब्दावलियां, ये जो आप नाम देख रहे हैं, जितना भी कुछ लिखा हुआ है, जब आप थ्रू आउट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सब चीजें आपके सामने आती आती हैं। देखो, शहनाई मंडी, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, उसमें ये शब्द आता है शहनाई मंडी। इंस्पेक्टर है, दीवान रियासत के अधीन काम करता है ना। इसी तरह देखो, ये हिंद स्वराज, महालवाड़ी, तो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां हैं, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी, तो पूरे इतिहास के ये शब्दावलियां हैं, है ना। तो जब आप पूरा इतिहास पढ़ लेते हैं तो आप उस इतिहास में एक अपनी समझ बनाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा समझिए, क्योंकि जब तक अंदर ढेर सारी चीजें जाएंगी नहीं तो ये परीक्षा ऐसी है कि फिर वो समस्या खड़ी कर देगी। परीक्षा 100% इस बात की डिमांड करती है कि एक हाथ में पेशेंस और एक हाथ में कलम। पढ़ो पेशेंस के साथ, पढ़ोगे तो फिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी। गंभीरता से पढ़ेंगे फिर आपको कठिन तो कुछ नहीं लगेगा। और चीजें सरल तभी होती हैं जब आप पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, चीजें सरल हो जाती हैं। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यानपूर्वक आपने इतनी देर चीजों को सुना, समझा। उम्मीद है आपको सिलेबस आपको आपकी निगाह में पड़ गया है। जो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी थी आपको सिलेबस को दिखाना। एक बार फिर हम अपना नाम आपको बता देते हैं, डॉक्टर अनुराग सोनकिया, है ना। और हम लोग PYQ 1000 क्वेश्चन वाला जो सेशन है उसको हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। तो पहली क्लास में सिलेबस डिस्कशन बनता है तो वो हो चुका है। अब अगली कक्षा में हम लोग यूनिट वाइज प्रश्नों को करना शुरू करेंगे और आप ये देखिएगा कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, प्रश्न किस तरह के आते हैं, उन्हें किस तरह से डील करना है, एक अच्छी सी समझ भी आपकी बनती जाएगी। ठीक है। चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।